8 अगस्त 2016 रात लगभग 11:30 बजे तमिलनाडु के सलेम और विरुधाचलम के बीच फैली अंधेरी पटरियों पर एक लंबी मालगाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। मॉनसून की नमी से भारी हवा में लोहे की गंध घुली हुई थी और दूर दूर तक फैले खेतों के बीच सिर्फ इंजन की लगातार गूंज सुनाई दे रही थी। इस ट्रेन के बीचों बीच एक विशेष सील बंद डिब्बा जोड़ा गया था, जिसके बाहर अतिरिक्त ताले और मोहरें लगी थीं। अंदर लोहे के मजबूत बक्सों में भारतीय रिजर्व बैंक की नई छपी करेंसी रखी थी, जिसे सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत एक शहर से दूसरे शहर ले जाया जा रहा था। कागजों में सब कुछ सामान्य था, लेकिन उस रात कुछ ऐसा घटने वाला था जिसने आने वाले महीनों में पूरे देश की वित्तीय सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। ट्रेन की गति स्थिर थी। गार्ड महेश यादव अपनी ड्यूटी के अनुसार हर कुछ मिनट में पीछे की ओर झांकते, जबकि लोको पायलट सुरेश पाटिल को कंट्रोल रूम से लगातार सामान्य संकेत मिल रहे थे। सब कुछ नियमों के अनुसार चल रहा था। फिर भी अंधेरे में कहीं एक अदृश्य योजना आकार ले रही थी, मानो किसी ने पहले से इस यात्रा की हर धड़कन को गिन रखा हो। रात करीब 12:20 पर ट्रेन एक लंबे सुनसान खंड में दाखिल हुई, जहां मोबाइल सिग्नल कमजोर हो जाते थे और आसपास कोई बड़ा स्टेशन नहीं था। इसी दौरान किसी ने उस सीलबंद डिब्बे की छत पर बेहद सटीक जगह पर कट लगाना शुरू किया। ये काम इतना व्यवस्थित था कि नीचे बैठे किसी भी कर्मचारी को हल्की सी भी आहट महसूस नहीं हुई। कुछ ही मिनटों में लोहे की मोटी परत काटी गई और अंदर मौजूद करेंसी बक्सों तक पहुंच बनाई गई। बक्सों को पूरी तरह निकालने के बजाय उनमें से सावधानी से नोटों की गड्डियां निकाली गईं, मानो समय कम हो और योजना बिल्कुल तय हो। ट्रेन लगातार चलती रही। पटरियों की धड़कन इस चोरी की आवाज को निगलती रही और कुछ किलोमीटर बाद कटे हुए हिस्से को अस्थायी रूप से ढक दिया गया, ताकि पहली नजर में कुछ असामान्य न लगे। ये सब इतनी सफाई से हुआ कि सुरक्षा सील भी ज्यादातर अपनी जगह पर बनी रही। बाहर से देखने पर डिब्बा वैसा ही दिखाई देता रहा, लेकिन भीतर से करोड़ों रुपए धीरे धीरे गायब हो चुके थे। इस पूरी कार्रवाई में न कोई ब्रेक लगा, न कोई अलार्म बजा और न ही ट्रेन के किसी कर्मचारी को संदेह हुआ कि चलती ट्रेन के भीतर इतिहास की सबसे रहस्यमयी नकदी लूट में से एक घट चुकी है। सुबह लगभग 5 बजे जब ट्रेन अपने निर्धारित यार्ड में पहुंची तो औपचारिक जांच की प्रक्रिया शुरू हुई। सीलबंद डिब्बे के ताले खोले गए और अधिकारी अनिरुद्ध वर्मा ने सूची के अनुसार बक्सों की गिनती शुरू की। शुरुआत में सब सामान्य लगा, लेकिन जैसे ही कुछ बक्से खोले गए, भीतर की खाली जगह ने सभी को चुप कर दिया। नोटों की गड्डियों की जगह सिर्फ कागज के धूल जैसे कण बचे थे और कई बक्से आधे खाली थे। कुछ ही मिनटों में गिनती ने स्पष्ट कर दिया कि लगभग 342 करोड़ रुपए गायब थे। ये आंकड़ा सुनते ही पूरे यार्ड में अफरा तफरी फैल गई। रेलवे अधिकारियों को बुलाया गया, स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई और कुछ ही घंटों में मामला राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों तक पहुंच गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि डिब्बे के बाहर लगे ताले लगभग सही थे और सील भी टूटी हुई नहीं दिख रही थी। इसका मतलब साफ था कि चोरी किसी साधारण तरीके से नहीं हुई, बल्कि पहले से तैयार योजना के साथ चलती ट्रेन में ही अंजाम दी गई थी। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि कट इतनी तकनीकी सटीकता से लगाया गया था कि बिना अंदर की संरचना जाने ऐसा करना लगभग असंभव था, जिससे संदेह अंदरूनी जानकारी रखने वाली किसी नेटवर्क की ओर मोड़ने लगा। कुछ ही दिनों में जांच सीबीआई अधिकारी नीलिमा राठौर तक पहुंची, जिन्होंने पूरी यात्रा का मिनट दर मिनट पुनर्निर्माण शुरू किया। ट्रैक के उस हिस्से का निरीक्षण किया गया जहां ट्रेन सबसे धीमी हुई थी और वहां पटरियों के किनारे कुछ ऐसे निशान मिले जो संकेत देते थे कि किसी ने पहले से उस स्थान को चिन्हित किया था, लेकिन कोई स्पष्ट सुराग नहीं मिला। सीसीटीवी फुटेज में ट्रेन सामान्य दिखी, स्टेशन रिकॉर्ड में कोई असामान्य ठहराव नहीं था और कर्मचारियों के बयान भी एक दूसरे से मेल खाते थे। धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगा कि इस लूट में शामिल लोग न केवल तकनीकी रूप से दक्ष थे, बल्कि उन्हें रेलवे की संरचना, सुरक्षा प्रोटोकॉल और करेंसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की पूरी जानकारी थी। जांच जितनी आगे बढ़ती, उतना ही रहस्य गहराता जाता और कहीं ना कहीं ये आभास होने लगा कि ये सिर्फ चोरी नहीं,
बल्कि एक ऐसी योजना थी जिसे लंबे समय तक तैयार किया गया था और जिसे अंजाम देने वाले लोग बिना कोई निशान छोड़े अंधेरे में गायब हो चुके थे। जांच आगे बढ़ने के साथ ही अधिकारियों ने ट्रेन के पूरे मार्ग को तकनीकी मानचित्र पर दोबारा खंगाला। जिन स्थानों पर ट्रेन की गति सामान्य से थोड़ी कम हुई थी, उन सभी बिंदुओं को चिन्हित किया गया और पाया गया कि सलेम और विरुधाचलम के बीच का लगभग 10 किलोमीटर का खंड सबसे अधिक संदिग्ध था। ये इलाका खेतों, छोटे पुलों और हल्की ढलानों से घिरा हुआ था, जहां इंजन स्वाभाविक रूप से गति कम करता है। विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि छत काटने के लिए इस्तेमाल किए गए उपकरण अत्यंत उन्नत रहे होंगे, क्योंकि लोहे की मोटी चादर को काटने के बावजूद कंपन का असर डिब्बे के अंदर महसूस नहीं हुआ। इस विश्लेषण ने जांच को और उलझा दिया, क्योंकि ऐसा काम करने के लिए या तो चलती ट्रेन पर संतुलन बनाने का विशेष प्रशिक्षण चाहिए था, या फिर पहले से डिब्बे की संरचना का विस्तृत अध्ययन किया गया था। अधिकारियों को यह भी पता चला कि जिस डिब्बे को चुना गया था, उसमें नई करेंसी की सबसे बड़ी खेप रखी गई थी, जिससे ये संदेह और गहरा हो गया कि किसी ने यात्रा से पहले ही पूरी जानकारी हासिल कर ली थी। धीरे धीरे ये संभावना मजबूत होने लगी। इसी दौरान गिनती से जुड़ी एक और असामान्यता सामने आई। कई बक्सों से नोट पूरी तरह नहीं निकाले गए थे, बल्कि चुनिंदा गड्डियां ही गायब थीं, जिससे संकेत मिला कि कार्यवाही के लिए समय सीमित था और लक्ष्य पहले से तय किया गया था। यदि कोई सामान्य चोरी होती तो पूरा बक्सा खाली किया जाता, लेकिन यहां सावधानी से केवल उतनी ही रकम निकाली गई थी जितनी कम समय में ले जाई जा सके। इससे यह भी अनुमान लगाया गया कि ट्रेन के ऊपर मौजूद लोग किसी तय दूरी तक ही सक्रिय रहे और फिर अंधेरे में उतर गए। पटरियों के आसपास के गांवों में पूछताछ हुई, मगर किसी ने उस रात कोई असामान्य गतिविधि देखने की पुष्टि नहीं की। कुछ स्थानीय लोगों ने दूर से हल्की रोशनी देखने की अस्पष्ट बात कही, लेकिन वो भी ठोस प्रमाण में नहीं बदल सकी। जांच दल ने यह भी परखा कि क्या ट्रेन के भीतर से किसी ने सहयोग किया था, पर कर्मचारियों के कॉल रिकॉर्ड, ड्यूटी चार्ट और यात्रा के दौरान की गतिविधियां सामान्य पाई गई। हर दिशा में जांच बढ़ती गई, पर हर रास्ता कुछ दूरी बाद खत्म हो जाता, मानो पूरी योजना इस तरह बनाई गई हो कि कोई भी धागा अंत तक न पहुंच सके। जैसे जैसे मामला राष्ट्रीय सुर्खियों में आया, वित्तीय सुरक्षा एजेंसियों ने भी अपने स्तर पर विश्लेषण शुरू किया। ये सवाल उठने लगा कि करेंसी ट्रांसपोर्ट जैसे संवेदनशील कार्य में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। रिपोर्टों में सामने आया कि नकदी को ले जाने के लिए जिस डिब्बे का उपयोग हुआ था, उसकी छत अपेक्षाकृत पतली थी और बाहरी निगरानी सीमित थी। इस तथ्य ने जांच को नई दिशा दी, क्योंकि इससे स्पष्ट हुआ कि योजना बनाने वालों ने पहले से कमजोर बिंदुओं की पहचान कर ली थी। इसके साथ ही ये भी पाया गया कि ट्रेन के मार्ग की जानकारी सीमित लोगों तक ही थी। फिर भी संदिग्धों ने ठीक वही स्थान चुना जहां जोखिम न्यूनतम था। ये संयोग नहीं हो सकता था। धीरे धीरे संदेह एक अज्ञात मास्टरमाइंड की ओर मुड़ने लगा, जिसने संभवतः कई लोगों को अलग अलग भूमिकाओं में इस्तेमाल किया, पर किसी को पूरी योजना का पता नहीं चलने दिया। इस रहस्य ने जांच को और गहरा बना दिया, क्योंकि ना तो कोई संदिग्ध चेहरा सामने आया और ना ही चोरी की रकम का कोई स्पष्ट सुराग मिला। महीनों बीतते गए, लेकिन 342 करोड़ रुपए का कोई ठोस निशान नहीं मिला। जांच फाइलें मोटी होती गईं, तकनीकी रिपोर्टें जुड़ती रहीं, पर अंतिम निष्कर्ष लगातार दूर होता गया। समय के साथ ये मामला भारतीय रेलवे इतिहास की सबसे रहस्यमयी नकदी लूटों में गिना जाने लगा। कई विशेषज्ञों ने इसे चलती ट्रेन में अंजाम दी गई अत्यंत सटीक योजना बताया, जिसमें समय, स्थान और तकनीक का ऐसा संयोजन था जो सामान्य अपराधों से कहीं आगे दिखाई देता था। आखिर में सवाल वही रह गया कि क्या ये लूट केवल कुछ लोगों की साहसी कार्रवाई थी, या फिर किसी बड़े नेटवर्क ने इसे योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया। अंधेरे में दौड़ती उस रात की ट्रेन अब भी जांच एजेंसियों के दस्तावेजों में दर्ज है, और 342 करोड़ रुपए की वह रहस्यमयी कमी आज भी ये संकेत देती है कि कभी-कभी सबसे कड़ी सुरक्षा के बीच भी एक अनदेखी योजना इतिहास बना जाती है।